all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about Panchayati Raj system before and after 73rd amendment. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं 73rd संशोधन से पहले और बाद के पंचायती राज व्यवस्था को आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने किसान अध्ययन वाले टॉपिक को कवर किया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीजेंट स्टडीज तक हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किया था। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र वाले टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी वाले सेगमेंट में यूट्यूब चैनल पे आपको सोशियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के डेडिकेटेड प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सोशियोलॉजी वाले सेक्शन में। आज जो हम यहाँ पर कवर करेंगे पंचायती राज सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर 73rd अमेंडमेंट, इसकी विशेष सूची को जानेंगे, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को जानेंगे। तो यहाँ पर हमको जानने को मिलेगा पंचायती राज का क्या परिचय है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो पंचायती राज है ये एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को दिखाता है। ये 73rd अमेंडमेंट से पहले का हमको कवर करना है, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट का बाद का हमको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पंचायती राज है 73rd अमेंडमेंट से पहले किस तरीके से यहाँ पर काम होता था, उसके बाद इसके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे हम। 73rd अमेंडमेंट से पहले इसके क्या यहाँ पर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थे उनको कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट होने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है और यहाँ पर मैंडेटरी किया जाता है सारे ही स्टेट्स को कि उनको यहाँ पर पंचायती राज का गठन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे 73rd अमेंडमेंट के बाद इसके क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओवरऑल 73rd अमेंडमेंट के बाद जो हमको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं पंचायती राज में उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे और लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे पंचायती राज के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को दिखाता है। यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है ये शासन के विकेंद्रीकरण के रूप को दिखाता है। यहाँ पर सभी गांवों को, सभी विलेजेस को जो है ऑटोनॉमी दे दी गई थ्रू पंचायती राज। यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलती है। हर 5 साल में यहाँ पर इलेक्शन के बाद इसका गठन होता है। इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके 3 टायर स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे हमको देखने को मिलता है। राइट साइड में इमेज में आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद आती है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बीच में आपको इसकी इमेज देखने को मिलती है। और उसके बाद आता है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। असल में ये पॉलिटिकल टॉपिक है लेकिन इसका समाज में बहुत बड़ा रोल होता है, इसका योगदान होता है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर सोशियोलॉजी में कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पंचायती राज है उसका मेन एम है, मुख्य उद्देश्य हमको देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और यहाँ पर एम्पावर किया है लोकल गवर्नेंस को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे पंचायती राज के बारे में। 73rd संशोधन से पहले पंचायत राज की व्यवस्था क्या हुआ करती थी देश में, उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। इन्होंने यहाँ पर सिफारिश दी थी सबसे पहले पंचायती राज गठन करने की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्होंने 3 टायर स्ट्रक्चर बनाने की बात करी थी। यहाँ पर त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में दिया था। ये जो त्रिस्तरीय संरचना है इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर हमको देखने को मिलती है, फिर आता है जिला परिषद जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद यहाँ पर गठन होता है अशोक मेहता कमेटी का जो कि 1978 में गठित होती है। ये 2 टायर स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है और उसके बाद ये लोग यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं कि पंचायती राज के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जो भी व्यवस्था है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर मैनेज कर सके ताकि वो वाइटल रोल प्ले करे रूरल डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर गठित होती है LM सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में यहाँ पर इसका गठन हमको देखने को मिलता है। ये यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं पंचायती राज को
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, और यहाँ पर ये बताते हैं कि इसको और ज़्यादा इसके मेजर्स लेने होंगे, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है पंचायती राज की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ पर अपना शासन खुद सुचारू रूप से चला सके। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। यहाँ पर जो 73rd अमेंडमेंट से पहले हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो पंचायती राज हुआ करता था वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हुआ करता था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ पंचायती राज। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अदर जो स्टेट्स हैं उनमें इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। यहाँ पर जो पावर है, कार्यकाल है और जो फंक्शंस हैं, ये सभी राज्यों के अलग अलग हमको देखने को मिलते थे, ये यूनिफॉर्म नहीं थे। और यहाँ पर पंचायत का सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर हमको 73rd अमेंडमेंट से पहले देखने को मिलता था। यहाँ पर जो पंचायती राज है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं था, संवैधानिक दर्जा भी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता था 73rd अमेंडमेंट से पहले। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्रिशन देखने को मिलती थी राज्यों की, कि उनके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है पंचायती राज का गठन करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी इलेक्टोरल प्रोसेस में और फाइनेंशियल पावर्स में। यहाँ पर सभी पंचायतों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर हमको देखने को मिलती थी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर डोमिनेंट रोल हुआ करता था फॉर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो भी गांव की जो भी विकास की योजनाएं हैं, जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाना है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही मुख्य भागीदारी हमको 73rd अमेंडमेंट से पहले देखने को मिलती थी। और यहाँ पर पंचायत को जो है एक मिनिमल डिसीजन मेकिंग बॉडी या पावर के रूप में उस समय पे देखा जाता था। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। 73rd अमेंडमेंट से पहले पंचायतों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इरेगुलर इलेक्शन हुआ करते थे पंचायत के, जो कि रेगुलरली कंडक्ट नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर पुअर फाइनेंशियल बेस था, जहाँ पर पंचायत के पास जो है पैसों की तंगी हमको उस समय पे देखने को मिलती थी। ये लोग जो है निर्भर होते थे राज्य सरकार पे फॉर दी फंड्स। यहाँ पर ये चीज हमको चैलेंज के रूप में, चुनौतियों के रूप में हमको देखने को मिलती है। ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता था। जो राज्य और केंद्र के जो नौकरशाही हैं, वो इनकी जो ऑटोनॉमी है उस पे ये लोग जो है लिमिट कर देते थे उसको। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर दायरे में यहाँ पर पंचायती राज को जो है काम करने देते थे, और यहाँ पर जो पंचायती राज था उसके काम काज पे ये लोग प्रभाव डालते थे। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट से पहले जो वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनका यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमको ना के बराबर देखने को मिलता था पंचायती राज में। और ये दिखाता है उस समय पे सोशल और पॉलिटिकल बैरियर्स को। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर जानेंगे। 73rd अमेंडमेंट से पहले क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हुआ करता था यहाँ पर पंचायती राज को लेकर, हमको उस समय पे देखने को मिलता है अपर कास्ट और जो एलाइट्स हुआ करते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उच्च जातियां और कुलीनों का प्रभुत्व देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 73rd अमेंडमेंट से पहले यहाँ पर ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, जो अपर कास्ट है उन्होंने यहाँ पर बढ़ावा दिया है सोशल हायरार्कीज को। जो सामाजिक पदानुक्रम हमको देखने को मिलता है उसको इन्होंने और बढ़ाया। ये चीज हमको 73rd अमेंडमेंट से पहले यहाँ पर पंचायती राज में देखने को मिलती है। जो अपर कास्ट हैं और वेल्दी लैंड ओनर्स हैं वो यहाँ पर डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे लोकल गवर्नेंस में, और जो मार्जिनलाइज्ड लोअर कास्ट हैं और जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनका यहाँ पर हमको लो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट है ये सोशल पावर को बढ़ावा देते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो अपर कास्ट हैं उनकी पावर को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट से पहले पंचायती राज हमको देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हमको देखने को नहीं मिलता था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पर कवर करेंगे पंचायती राज के, जो कि 73rd अमेंडमेंट से पहले हमको देखने को मिलते थे। तो जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जैसे कि दलित और आदिवासी, ये लोग एक्सक्लूडेड फील करते थे। यहाँ पर ये लोग जो है अलग थलग कर दिए गए थे, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। और यहाँ पर हमको सोशल ऑपरेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी
उस समय पे हमको देखने को मिलती थी। दे आर आइदर सप्रेस्ड और रनिंग फॉर द इलेक्शन। यहाँ पर रिसोर्सेस की कमी और पार्टिसिपेशन भी कम उस समय पर हमको देखने को मिलता था। जो वुमेन है उस समय पे ये मेल डोमिनेंट नॉर्म्स को फॉलो करती थी। यहाँ पर इलिटरेसी काफी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स यहाँ पर हुआ करते थे जो कि प्रिवेंट करते थे वुमेन को पार्टिसिपेट करने में पंचायती राज के प्रोसेस में। यहाँ पर ये चीजें हमको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के रूप में पंचायती राज के बारे में जानने को मिलती है 73rd अमेंडमेंट से पहले। उसके आगे बढ़ेंगे, कल्चरल और सोशल इनर्शिया के फॉर्म में इस चीज को कवर करेंगे। जो पंचायती राज स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग रीजनों के हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलते थे, ना कि एक रियल पावर के रूप में। यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो इनफॉर्मली डोमिनेंट क्लास द्वारा ही लिए जाते थे। यहाँ पर जो विलेज एल्डर्स हैं वो ही मुख्य रोल यहाँ पर प्ले करते थे डिसीजन मेकिंग में, और जो मार्जिनलाइज्ड और लोअर कास्ट ग्रुप्स थे सोसाइटी के, उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। जो लोकल कास्ट बेस्ड पावर स्ट्रक्चर हैं वो डिटरमाइन करते थे यहाँ पर गवर्नेंस को। जो अपर कास्ट है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में और रिसोर्स एलोकेशन का काम करती थी। यहाँ पर सोशल सर्विस और जस्टिस का काम भी यही लोग करते हुए देखने को मिलते थे, और जो नीचे तबके के लोग थे उनका यहाँ पर ना के बराबर पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता था 73rd अमेंडमेंट से पहले। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे 73rd अमेंडमेंट को। यहाँ पर जो 73rd संशोधन है ये एक निर्णायक मोड़ के रूप में आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज के। यहाँ पर 1992 में ये संशोधन किया था जो कि एक वाटरशेड मूवमेंट था यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। यहाँ पर पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। सारे ही राज्यों को मैंडेटरी किया गया यहाँ पर पंचायती राज बनाने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर सभी राज्यों को जो है पंचायती राज का गठन करना होगा। ये चीज हमको 73rd अमेंडमेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया 73rd अमेंडमेंट से, यहाँ पर पार्ट 9 को इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और यहाँ पर टाइटल दिया गया दी पंचायत। यहाँ पर इसके जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक हमको पंचायती राज के यहाँ पर अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 11th शेड्यूल को ऐड किया और इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर पंचायती राज को सौंपा गया जिन पर पंचायती राज जो है काम करेगी। यहाँ पर जो इसके जो 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा त्रिस्तरीय प्रणाली को स्वीकृति दी गई, संवैधानिक करा गया यहाँ पर थ्रू अमेंडमेंट ऑफ 73rd। यहाँ पर 3 टायर स्ट्रक्चर हमको ओवरऑल इंडिया में अब देखने को मिलता है जो कि पंचायती राज की यूनिफॉर्मिटी को दिखाता है। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है ये विलेज लेवल पे ग्राम स्तर पर काम करेगी। पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तर पर काम करते हुए हमको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आती है जिला परिषद, ये जिला स्तर पर कार्य करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कुछ और चीजों को कवर करेंगे। 73rd अमेंडमेंट की रेगुलर इलेक्शंस को यहाँ पर मैंडेटेड किया गया। हर 5 साल में यहाँ पर इलेक्शन होंगे पंचायती राज के जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। यहाँ पर ये चीज हमको आर्टिकल 243K में देखने को मिलती है, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायती राज बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा रेगुलर और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को यहाँ पर एंश्योर किया गया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो वुमेन है उनका 1/3 सीट यहाँ पर जो है रिजर्व करी गई। यहाँ पर जो SC STs हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन वुमेन्स के साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑल द लेवल्स ऑफ पंचायत यहाँ पर जो है आरक्षण सीटों का किया गया है। पावर्स और फंक्शंस की बात करेंगे, शक्तियां और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पंचायत है उसको यहाँ पर एम्पावर किया गया है ताकि वो अपने प्लान खुद प्रिपेयर कर सकें, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें और ओवरऑल यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस यहाँ पर पंचायती राज
जो है सुचारू रूप से कर सके। स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इनका सिर्फ एक डायरेक्शन का काम हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो टोटल हमारे 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज के, जो कि 11वें शेड्यूल में हमको देखने को मिलते हैं, इसका आदेश किया गया है कि सारी की सारी राज्य सरकारें इन सारे सब्जेक्ट, इन सारे विषयों पर जो है पंचायत को पावर सौंपेंगी। ये चीज हमको 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि टर्निंग पॉइंट रहा। यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। सभी राज्यों को इसका गठन करना होगा, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताएंगे पंचायत की, और यहाँ पर रिकमेंड करेंगे जो भी रिकमेंडेशन है फाइनेंस से रिलेटेड पंचायत की, उस चीज को लेकर यहाँ पर ये राज्य सरकारों को जो है रिकमेंडेशन देंगे, ताकि जो पंचायत है उसकी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ग्राम सभा की बात करेंगे, ये एक की इंस्टीट्यूशन के रूप में यहाँ पर काम करता है, जो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को दिखाता है। ये एक प्रमुख जो है लोकतांत्रिक संस्था के रूप में यहाँ पर कार्य करते हुए हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ग्राम सभा जो कि विलेज के प्लान्स को अप्रूव करती है, और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम्स हैं और पंचायत की फंक्शनिंग को जो रिव्यू करने का काम यहाँ पर ग्राम सभा करते हुए देखने को मिलेगी। ये सबसे निचले स्तर की जो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को यहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इमेज है, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर 18+ हैं, पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं, वो सभी यहाँ पर ग्राम सभा के रूप में पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कवर करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को। यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट का क्या यहाँ पर हमको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ पर समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्थानीय शासन का यहाँ पर लोकतांत्रिकरण हमको देखने को मिलता है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये चीज हमको देखने को मिलती है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इससे यहाँ पर गवर्नेंस को आगे बढ़ाया है, मोर इंक्लूसिव किया है, यहाँ पर मैंडेटरी किया है रिजर्वेशन को, यहाँ पर SC ST और वुमेन के रिजर्वेशन को जो है यहाँ पर मैंडेटरी किया है। ये चीज हमको देखने को मिलती है, और यहाँ पर डिसमेंटल करने की कोशिश करी गई है, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। जेंडर हायरार्कीज जो रूरल सोसाइटी में हमको देखने को मिलती है, उसको ओवरऑल यहाँ पर खत्म करने की बात करी है, मोर इंक्लूसिव, और यहाँ पर सभी के पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमको 73rd अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ग्राम सभा है, यहाँ पर उसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखा गया है। सभी लोग जो है इसमें मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे कोई से भी क्लास का, कास्ट का यहाँ पर हो। यहाँ पर सभी लोग जो है पंचायती राज की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पर चैलेंज करेंगे जो ट्रेडिशनल एलाइट्स हैं उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एम्पावर किया है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको रिजर्वेशन देके यहाँ पर एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से बाहर निकालकर आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो दलित्स और आदिवासीज हैं उनको फॉर्मल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको 73rd अमेंडमेंट के थ्रू देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ऑल्टर किया है लोकल पावर डायनेमिक्स को, जो कि एक गांव में पहले से चली आ रही थी, उनको यहाँ पर खत्म करते हुए 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमको देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आगे बढ़ाते हुए 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमको देखने को मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है, ये ट्रांसफॉर्म करता है यहाँ पर जेंडर डायनेमिक्स को, जो कि ट्रेडिशनली चली आ रही थी भारत की सोसाइटी में। यहाँ पर इनेबल करता है वुमेन का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में, और यहाँ पर वो ऑफिस में पंचायती राज के पार्टिसिपेट करें। ये चीज हमको देखने को मिलती है। जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पर पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, उसको ओवरऑल यहाँ पर चैलेंज करने की कोशिश करी गई है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को किस रूप में यहाँ पर चैलेंज किया गया है
ये चीज हमको देखने को मिलती है। जो 73rd अमेंडमेंट है, डोमिनेंट अपर कास्ट और वेल्दी लैंड ओनर्स को यहाँ पर जो है उनका डोमिनेंस खत्म करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये भी हमको देखने को मिलता है। जो डोमिनेंट ग्रुप हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं करने देते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में कई एरियाज में ये चीज इलेक्शन के दौरान हमको देखने को मिलती है। कास्ट बेस्ड टेंशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर ये दिखाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यहाँ पर एक ग्रेटर एक्सेस पा रहे हैं रिसोर्सेस का और पॉलिटिकल पावर का। ये चीज हमको यहाँ पर कास्ट बेस्ड टेंशन के रूप में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, इंटरसेक्शनलिटी एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कास्ट, क्लास और जेंडर है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर पंचायती राज के इवोल्यूशन में। ये लोग यहाँ पर जो है अंतर विरोध का काम करते हैं, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक इंटरसेक्शन का काम यहाँ पर कास्ट, क्लास और जेंडर के रूप में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक फॉर्मल इंक्लूजन 73rd अमेंडमेंट से किया गया ताकि सोशल हायरार्कीज को इम्प्रूव किया जा सके और यहाँ पर पंचायत की फंक्शनिंग को जो है इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर जो वुमेन हुआ करती थी लोअर कास्ट की, उनको यहाँ पर डबल मार्जिनलाइजेशन फेस करना होता था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ अदर चैलेंजेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कल्चरल रेजिस्टेंस एंड सोशल चेंज। जब भी वुमेन और लोअर कास्ट के लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये कल्चरल नॉर्म्स को भी जो है चैलेंज करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन समय के हिसाब से यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड और यहाँ पर एक ग्रेजुअल शिफ्ट हमको सोसाइटी में देखने को मिलेगा, जिस वजह से सोसाइटी जो है इक्वेलिटी को अचीव करेगी और यहाँ पर हमको एक जस्टिस देखने को मिलेगा जिसको हम यहाँ पर सोशल जस्टिस के रूप में देखते हैं। यहाँ पर जो रोल है पंचायत का वो सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट का भी है, ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर रिड्यूस किया गया है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पंचायती राज से, जो कि अपर कास्ट को चैलेंज करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमको जो एक सामाजिक पदानुक्रम है वो भी यहाँ पर हमको इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है थ्रू पंचायती राज। और यहाँ पर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सोशल इनजस्टिस है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रेस करता है 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज का यहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है वुमेन्स के पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में। और यहाँ पर जो भी सारे इश्यूज हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इसमें हमको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ये लोग यहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी को चैलेंज करते हुए देखने को मिलती हैं। लोकल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे तो ये जो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है पंचायत, यहाँ पर एड्रेस किया गया है लोकल डेवलपमेंट को। और यहाँ पर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो यहाँ पर रिसोर्स का एक्सेस करेंगी, यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं उनका वो इस्तेमाल करेंगी और जो एजुकेशन है, लैंड राइट्स हैं, इन सारी चीज़ों के फॉर्म में इनका इस्तेमाल करके ये लोग जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और ओवरऑल यहाँ पर एक विलेज का, एक गांव का डेवलपमेंट होगा जिसको हम रूट लेवल डेमोक्रेसी या रूट लेवल गवर्नेंस के फॉर्म में यहाँ पर हम देखते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, 73rd अमेंडमेंट के भी कुछ चैलेंजेस हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिवोल्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है। जो टोटल 29 सब्जेक्ट हैं 11वें शेड्यूल में, इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का ही मेनली कंट्रोल हमको देखने को मिलता है सारे ही फंक्शंस में। यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स जैसे इशू हमको 73rd अमेंडमेंट में देखने को मिलते हैं। जो पंचायत है वो 73rd अमेंडमेंट होने के बाद भी यहाँ पर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी फेस करती है। वो लोग यहाँ पर निर्भर होते हैं राज्य सरकार पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो भी प्रोग्राम और रिसोर्सेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको यहाँ पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है और यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स वो लोग फेस करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात करेंगे, नौकरशाही बाधाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। पंचायत को जो है नौकरशाही इतने आसानी से जो है सपोर्ट करते हुए देखने को नहीं मिलते। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करेंगे, क्षमता निर्माण की बात करेंगे
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वुमेन्स हैं पर्टिकुलरली, या जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, वो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती और इस वजह से जो है उनके परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। यहाँ पर जो इरेगुलर मीटिंग है ग्राम सभा की, ये चीज़ भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक एसेंशियल पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में हमको देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकी रेगुलरली मीटिंग नहीं होती। ओवरऑल यहाँ पर एक सार्वजनिक निगरानी कम हो जाती है। ये चीज़ हमको यहाँ पर एक चैलेंज के रूप में 73rd अमेंडमेंट की देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, लास्टली हम यहाँ पर निष्कर्ष पे जाएंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे हमारे टॉपिक के। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा जो 73rd अमेंडमेंट है, ये एक माइलस्टोन जर्नी बताता है इंडिया की टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और यहाँ पर किस तरीके से इंक्लूसिव गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये चीज़ हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश करी गई है लोकल गवर्नमेंट को और यहाँ पर इफेक्टिव पंचायती राज फंक्शनिंग को जो है बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर एक डिपेंडेंसी बताई है पॉलिटिकल विल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के फॉर्म में, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के फॉर्म में, ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल यहाँ पर एड्रेस किया गया है 73rd अमेंडमेंट के कुछ चैलेंजेस को भी, जो कि यहाँ पर क्रूशियल होंगे आने वाले समय में पंचायती राज को इम्प्रूव करने के लिए। इनको हमको जो है हटाना होगा, जो भी चैलेंजेस हैं इनको यहाँ से ख़त्म करना होगा ताकि हम एक ग्रास रूट डेवलपमेंट कर सकें, ओवरऑल यहाँ पर सोशल जस्टिस को आगे बढ़ा सकें, जिसको हमने यहाँ पर हमारे लेक्चर में कवर किया। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम इस चीज़ को आगे प्रॉपरली कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।